नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आपने पहले पार्ट का नोट्स देखे होंगे थ्योरी के, बहुत ही अच्छे। वैसे आपको प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं, तो मैंने रिवीजन में ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं करवाए हैं। आगे हम आज पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण। तो देखो, अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। अब बात कर ले अम्ल की। तो आपने छठी सातवीं क्लास से पढ़ा होगा, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। जब विज्ञान छठी सातवीं से स्टार्ट होती है तभी से अम्ल क्षार स्टार्ट होते हैं। तो हमने सीधी सी बात है, बिल्कुल एक ही चीज पढ़ी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का स्पर्श तीक्ष्ण होता है, या अम्लों का स्पर्श है वो तीखा होता है या तीक्ष्ण होता है, जबकि क्षारों का स्पर्श साबुन के समान यानी कोमल या मुलायम होता है। और अगर इससे हटकर आगे बात कर ली जाए तो एक लिटमस की बात होती है कि अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सारे के जो लाल को वापस नीला कर देते हैं। और बात कर ले लिटमस की, तो लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो कि थेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ये बात हम इसी में करेंगे। तो पहले सबसे पहले अम्ल और क्षार की बात कर ली जाए तो सारणी में कभी कभार क्वेश्चन अम्ल और क्षारों से डायरेक्ट कर लिया जाता है, जबकि कभी कभार अंतर पूछ लिया जाता है। तो इस तरफ लिखेंगे अम्ल, दूसरी तरफ क्षारक। दो दो तीन तीन पॉइंट देखेंगे। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी में पहला पॉइंट की बात कर ली जाए तो क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो ये लाल लिटमस पत्र को वापस नीला कर देते हैं। तीसरे पॉइंट की बात कर ली जाए तो इनका इनका स्पर्श तीक्ष्ण होता है। दूसरा, सारक में तीसरे पॉइंट की बात कर ली जाए तो इनका स्पर्श मुलायम होता है या साबुन जैसा मुलायम होता है। अब आगे चौथे पॉइंट की बात कर ली जाए तो इसमें एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं। अम्ल है वो जल में अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। क्षार है वो जल में। चौथे पॉइंट की बात कर ली जाए तो क्षार या क्षारक जल में या जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये नया पॉइंट है, बाकी तो आप शुरू से पढ़ रहे हो कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। इनका स्पर्श तीक्ष्ण होता है, जबकि इनका स्पर्श मुलायम होता है, साबुन के समान। चौथा पॉइंट की बात कर ली जाए कि ये अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार है जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर ली जाए तो अम्ल और क्षार में चार अंतर देख रहे हो।
अब एग्जाम्पल की बात कर ले। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4, और इस तरफ बात कर ली जाए तो NaOH, KOH इत्यादि। यानी कंप्लीटली अम्ल और क्षार से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मैंने चार चार पॉइंट बताए हैं एग्जाम्पल सहित। अब अलग बात कर ली जाए इससे आगे, तो हमारा दूसरा यानी अम्ल और क्षार के आगे वाला पॉइंट रहेगा सूचक। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसका पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक चीज आती है सूचक। नाम सुना होगा आपने, पहले भी पढ़ा होगा, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, यानी मुख्य रूप से दो ही होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। एक अलग ही प्रकार का गंधीय सूचक भी पढ़ते हैं हम कहीं कहीं। और आप 10वीं क्लास के लिए ये पॉइंट 6वीं 7वीं वालों के लिए, आपके लिए तो ये तो इम्पोर्टेंट है, यानी जलीय विलीन में H+ आयन वाला और OH- आयन वाला। तो आगे हम सूचक के बारे में देखेंगे। सूचक की बात कर ली जाए तो परिभाषा सभी को आनी चाहिए, आ रही होगी। जो यानी कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसका पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो वह क्या है? सूचक है। अब सूचक प्राकृतिक कहते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले होते हैं, जिनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। और जो मानव खुद तैयार करता है तो उसे क्या, संश्लेषित सूचक कहते हैं। अभी देखेंगे परिभाषा सहित, उदाहरण सहित। और गंधीय सूचक में हम पता लगाते हैं किसी भी पदार्थ की गंध के द्वारा कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। बात कर लेते हैं सूचक पर। सूचक कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, इसका पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। उसे सूचक कहते हैं। सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक दूसरा संश्लेषित सूचक। अब दोनों की परिभाषा आप सुन लो। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और दूसरे जो मानव खुद तैयार करता है या निर्मित करता है उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि इनके उदाहरण से सवाल पूछा जाता है कि संश्लेषित सूचकों के बारे में आप क्या जानते हो, या निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक का उदाहरण है, तो उसके बारे में। यानी एक तरह से आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस हो चुका होगा या हो गया है, तो आपका वापस रिवीजन हो रहा है। सूचक, फिर इनके दो प्रकार, प्राकृतिक दूसरा संश्लेषित। अब इसमें इसकी परिभाषा याद करने के लिए, जो सूचक या जो सूचक प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो सूचक कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो प्राकृतिक सूचक पहला है लिटमस। कौन सा है? लिटमस। ज्यादातर आपने यही सुना होगा, मार्केट में लिटमस पत्थर भी मिलता है। पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में भी कि ये थैलोपाइडा समूह का एक यानी जंगली पादप होता है जो लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। और ये दो कलर में प्राप्त होता है, एक तो नीले लिटमस और एक लाल। दूसरी बात कर दी जाए तो हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। तीसरी बात कर दी जाए तो गुड़हल की पंखुड़ियां, गुड़हल की पंखुड़ियां, वह भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अब आगे बात कर ली जाए संश्लेषित सूचकों के उदाहरण, तो पहला होगा फिनोल्फथेलिन यानी फिनोल्फथेलिन। दूसरा मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे गंधीय सूचक। आपने कभी कभार सुना होगा या पढ़ा होगा गंधीय सूचक। किसी पदार्थ की गंध से पता लगाना कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है वेनिला, प्याज, लौंग आदि। ये क्या हो गए? गंधीय सूचक। उम्मीद करेंगे समझ में तो आया होगा। इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे कि अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया, यानी अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया। तो अम्ल रासायनिक अभिक्रिया यानी अम्ल है वो अम्ल अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया की बात कर ली जाए तो अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाए तो लवण प्लस जल बनता है, या जल के साथ अम्लों की अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दानेदार जंग जिंक की अभिक्रिया या दानेदार जिंक के टुकड़ों को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, आगे देख लें रासायनिक गुणों में। रासायनिक गुण भी पढ़ना है अम्ल और क्षार के। दानेदार जिंक की यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। ये एक प्रयोग है जिसे पॉप टेस्ट भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। यानी अभी देख लेंगे, मैं चित्र बना रहा हूँ। त्वरक नली, स्टैंड, त्वरक नली ले सकते हो आप इसको। ये कोई पात्र है जिसमें इसमें क्या करना है आपको? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, तनु H2SO4, जिसमें दानेदार जिंक के टुकड़े Zn यानी जिंक के टुकड़े डाल देना है। तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ कोर की सहायता से इस नली को ऐड कर देना है और नली को वापस किसमें, साबुन के जल में डाल देना है। साबुन का जल। अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया देख लो, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 में जिंक के टुकड़े डालने हैं तो अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया का कल हमने पढ़ी होगी, ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करेंगे? यानी हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं किसके पास? जो भी गैस निकलेगी उसके पास। तो जलती हुई मोमबत्ती से पॉप साउंड। अब आप सुनो, पहले क्या होता है कि किसी परख नली को परख नली स्टैंड से ऐड करते हैं, फिर परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लेते हैं, फिर उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। तो जो भी रिएक्शन होगी वो ये रिएक्शन होगी विस्थापन अभिक्रिया, यानी ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ परख नली से होते हुए साबुन के जल में जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे, बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और जलती हुई मोमबत्ती
यानी हाइड्रोजन गैस के पास ले जाने पर वहां पर फट फट की साउंड यानी पॉप टेस्ट या पॉप साउंड निकलेगी। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि यह निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस ही है। ये एक प्रयोग था। दानेदार जिंक के टुकड़ों को तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर क्या क्या होता है, जो भी लिख रहा हूँ अभी। दानेदार जिंक को तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर H2 गैस निकलती है। यानी आपका आपके ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी धातु को अम्ल में डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ऐसे प्रयोग कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी हम बिल्कुल पर डे एक क्लास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि उन बात वो नहीं है कि आप सपोर्ट करो या ना करो, ये हमारा एक आप जुनून शौक मान सकते हो। जरूरी नहीं कि आप लाइक आवे, सब्सक्राइब हुए तो ही आगे बढ़ाएं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्लास आएगी, पर डे आएगी, जब तक है जोश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।